चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग को जो देखना है दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, हेलो का मतलब क्या है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 17 में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। और हेलोजन के अंदर कौन कौन सा आता है, एफ, सी एल, बी आर, आई, ये सब सारे हेलोजन के अंदर, ठीक। अब बात ये है कि सर हाइड्रोकार्बन चेन में आपको दो चीजें पढ़नी है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, ठीक है। तो अल्केन्स और एरीन्स होता क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला आपको अल्केन से, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक हेलोजन को ऐड कर दिया। तो क्या बन गया, ये बन गया हेलो अल्केन, ठीक है। गॉट इट, क्लियर। तो वैसे अल्केन स्ट्रेट चेन बनेगा और अरीन्स जो है वो रिंग टाइप का शेप बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखिए, एक हेलोजन लगा दिया और बाकी जो खाली रहता है, तो वहां पे आपको पता ही होगा, क्लास 10 में बताया जाता है कि हाइड्रोजन लग जाता है वहां पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो अल्केन्स, ठीक है। और एरीन्स किसको बोलते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक लगा दिया हेलोजन, जिसको बोलेंगे हेलो एरीन्स, ठीक है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। चल आइए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है दैट इज एलिफेटिक, दूसरा जो भागों में बांटा गया है दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक को फर्दरली दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो सैचुरेटेड और दूसरा जो है वो बांटा गया है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड का मतलब हो गया जहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात होगी, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की बात होगी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता ही है कि अगर सिंगल बॉन्ड लगता है तो वहां पे एन लगता है, ए एन ई। और डबल बॉन्ड जहाँ पे लगता है वहां पे लगता है इन। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे लगता है आइन। ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब इसके जनरल फार्मूला वगैरह भी देखते हैं। एक सेकंड, एक टेक्निकल इश्यू थोड़ा सा आ रहा है, मैं अभी सॉर्ट आउट करता हूँ। हाँ जी बच्चों, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, इन के लिए डबल बॉन्ड, आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको क्लास 10 में बताया गया था। अल्केन के लिए अगर पूछा जाए कि जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, ठीक है। और अल्कीन के लिए अगर बोला जाए तो होता है CnH2। और आइन के लिए बोला जाए तो CnH2n।
2n-2, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे भी n की जो वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे ना सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल दिया जाता है दैट इज बेंजीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि लाइक बेंजीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था, ठीक है, फिर ये रिंग शेप, साइक्लिक शेप पे क्यों हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो C6H6 जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे सेटिस्फाई किया है और क्यों हम बेंजीन को एरोमेटिक के ग्रुप पे रखे हैं। तो इसको जो बताया था उसका नाम है हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल के हेल्प से हम लोग बता पाते हैं कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक के अंदर आएगा, है ना, हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो n की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 1 2 3, ठीक है, याद रखना यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चलो आओ थोड़ा सा हक्कल रूल्स के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दे और बता दे, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये हक्कल रूल्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके पहले एक चीज बता देता हूँ, क्या एरोमेटिक किसको बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक किसको बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक किसको बोलेंगे, ठीक है। हम एरोमेटिक उसको बोलेंगे जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक भी उसी को बोलेंगे जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और नॉन एरोमेटिक हम उसको बोलेंगे जो कंपाउंड which are neither aromatic nor एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चल ये 4 कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले अगर किसी को मैं एरोमेटिक बोलूंगा, ठीक है, तो उसका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज कंजुगेट होना चाहिए, कंजुगेट, इसी को बोलते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सेम कंजुगेट होना चाहिए और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लेनर होना चाहिए। अच्छा, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, किस तरीके से हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट होता है, ठीक है। इसमें भी सेम वही फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड क्या होना चाहिए, प्लेनर, यहाँ पे भी थर्ड प्लेनर, मतलब ये आप ये देख लो कि ये 3 जो ऊपर का स्टेप है वो दोनों में सेम है, ठीक है। ऊपर का 3 स्टेप जो है दोनों में सेम है। प्लेनर का मतलब क्या हो गया, 2D होना चाहिए, ठीक है, 2D, ये नहीं कि 3D होना चाहिए, नीचे से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, दाएं से जा रहा है, बाएं से जा रहा है, वो कुछ नहीं, 2D होना चाहिए। और प्लेनर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में भी लिखा हो सकता है या टीचर आपको बताए, क्योंकि देखो प्लेनर जो है ना वो आप कुछ ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो कि एक छोटा सा रीजन मैंने दे दिया कि 2D होगा तो प्लेनर आप बोल देना, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक हम उसी को बोलेंगे जो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 4n + 2
पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द हक्कल रूल्स, भी बताया था आपको, ठीक है। हक्कल्स रूल। दूसरी बात यहाँ पे n की वैल्यू बताई थी आपको, क्या n की वैल्यू बताई थी 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा। तो देखो अगर तुम 0 डालते हो, n की वैल्यू 0 डालते हो तो हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 डालते हो तो 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 डालते हो 4 to 8 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब सो अगर कोई जैसे जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, मैंने बोला कि इसका ये बताओ कि क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर का 3 फॉलो कर जाता है तो आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कोई ना कोई होगा। एक सेकंड रुकिएगा, बैसू कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, अब ये चुप हो गई है। चलिए, तो क्या बोला मैंने कि अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाएगा, बोलेगा ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तीनों में से आपको बताना है कि क्या है। तो अगर सबसे पहले ये 3 ऊपर का रूल को अगर फॉलो कर देता है तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कोई ना कोई होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट का जो टर्म है वही डिसाइड करेगा ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और एंटी एंटी एरोमेटिक के लिए आपको करना है 4n पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, क्योंकि अगर 0 करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो जैसे जैसे 1 डाले तो यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 डाले तो क्या हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। क्लियर है आप लोगों को? अब बोलो सर हमें क्वेश्चन कुछ करा के बता दे ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करा के दिखा। अब देखिए जैसा 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आप देखो साइक्लिक है, हाँ है। उसके बाद आपको क्या देखना है, साइक्लिक के बाद क्या बोला था, कंजुगेट, मतलब डी लोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पाई सिग्मा सिग्मा, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो डी लोकलाइजेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ। तो जैसे ही डी लोकलाइजेशन नहीं हुआ तो अब नीचे की स्टेप पे तो जाओगे नहीं। कैसे, एक बार बताया, देखो यहाँ पहला साइक्लिक बता रहा है, ठीक है। कंजुगेट मतलब डी लोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है क्योंकि पाई सिग्मा पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पाई, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया ना। तो ऐसा तो कोई अब बताया नहीं मैंने, पाई सिग्मा सिग्मा बताया, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं है, ठीक। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है। तो क्या बोला था मैंने, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो हम उसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक है। जिसको क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब आपको बताना है कि क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, साइक्लिक है, हाँ है, साइक्लिक है। साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद ये कंजुगेट है या नहीं है, चलिए देखते हैं। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो कंजुगेट भी है, ठीक है। उसके बाद प्लेनर भी है ये। अब देखिए, अब डिसाइडिंग फैक्टर आ रहा है कि ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है, ये आपका है एरोमेटिक के लिए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है,
ये एंटी के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 2, तो मतलब टोटल हमें यहाँ पे कितने मिल गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला देगा या ये फॉर्मूला देगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डायरेक्टली, अगर n की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो ये हमें क्या दे रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर है? तो मतलब ये जो कंपाउंड ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी भी आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। क्लियर है? कैसे नहीं देगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, 0 पुट कर रहे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 पुट कर रहे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए 4 स्किप हो गया ना, तो 4 किस पे आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को, है ना, और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस पे बना दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वहां पे। ठीक है, चलिए ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए साइक्लिक है, हाँ है साइक्लिक है। फिर हमें क्या देखना है, कंजुगेट है या नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये भी काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लेनर, प्लेनर भी है, कंजुगेट भी है, प्लेनर भी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने देखा था कौन दे रहा है, एंटी, तो ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक एरोमेटिक वाला नहीं करा ना, चलो एक एरोमेटिक वाला देख। चलिए यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले साइक्लिक, हाँ है साइक्लिक है ये। अब देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कंजुगेट है। ठीक है, उसके बाद प्लेनर भी है। अब चेक करना है हमें कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था, तो अभी देखिए पीछे उन्होंने कर रखा है, देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें है, एरोमेटिक में, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे ये एरोमेटिक। क्लियर है? तो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बना रखा है इसके ऊपर, आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चेकआउट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और कौन नहीं है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एरोमेटिक जो है वो केमिस्ट्री में सबसे ऊपर लेवल पे आता है, मतलब उससे ज्यादा स्टेबल कोई भी नहीं। ठीक है, तो एरोमेटिक एकदम टॉप पे आता है, और आपका एंटी एरोमेटिक जो है एकदम नीचे पायदान में आता है। ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं तो एरोमेटिक जो है वो सबसे ऊपर आता है, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, फिर आता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नॉन आपका बीच का होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक जो है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, केमिस्ट्री में से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं है, और केमिस्ट्री में से ज्यादा
एंटी एरोमेटिक कोई नहीं, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा अनस्टेबल कोई नहीं। चलिए आइए आगे का देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे एरोमा, मतलब बेंजीन के बारे में देखना है कि बेंजीन को किसने सबसे पहले डिस्कवर करा था, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस। एरोमा का मतलब हो गया फ्रेगनेंस। तो पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे कि जो भी लाइक वो लोग टेस्ट करते थे, स्मेल करके देखते थे या टेस्ट करके देखते थे, तो इससे क्या होता था कि काफी साइंटिस्टों का डेथ भी हो गया, किन्हीं का जीभ भी काला हो गया था टेस्ट करने से। तो ये टेक्निक काफी वो था, मतलब कारगर साबित नहीं हुआ। तो फिर मतलब उन्होंने दूसरा टेक्निक यूज करा। बट हाँ, एरोमा का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है तो आप फ्रेगनेंस ही बताओगे, ठीक है। बट उसका अब आज के डेट में कोई इसका यूज है नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन बेंजोनाइट हाइड्रोकार्बन। नॉन बेंजोनोइड्स हाइड्रोकार्बन। नॉन बेंजोनाइड्स हाइड्रोकार्बन है क्या? ये है दिस कंपाउंड डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग, ठीक है। कोई भी बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग्स, ठीक है। तो एक बेहतरीन एग्जांपल इसका क्या होगा? तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये एग्जांपल है नॉन बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन का। अगर आपसे कोई बोल दे कि बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलेंगे जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग अवेलेबल है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन है at least one benzene ring, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है नेप्थलीन। नेप्थलीन पता है, नेप्थलीन की गोली आप लोग कहाँ रखते हो? कपड़े के अंदर रखते हैं, है ना। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है नेप्थलीन का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेप्थलीन। अच्छा, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था, ठीक है। और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखा था बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन को जो आइसोलेटेड बाय द माइकल फ्राइडे, आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे, कब करा था? 1825, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये काफी ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। अब ये अनसैचुरेटेड होता क्या है? अभी आप लोग को वीडियो के पहले लेक्चर में बताया था अनसैचुरेटेड यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की बात होती है। तो अनसैचुरेटेड का एक और आप जान लो कि अनसैचुरेटेड हम किसको बोलते हैं? जो एडिशन रिएक्शन वेरी फास्ट देता है उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या लिख देता हूँ,
एडिशन रिएक्शन वेरी फास्ट देता है, बट अनफॉर्चुनेटली बेंजीन नहीं करता है, ये चीज को फॉलो ही नहीं करता। अनसेचुरेटेड होने के बावजूद वो एडिशन रिएक्शन वेरी फास्ट नहीं देता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर अलाउ देना पड़ता है तब जाकर के वो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा कि बेंजीन अनसेचुरेटेड होने के बावजूद एडिशन रिएक्शन वेरी फास्ट नहीं देता है। तो सर मान लीजिए एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, तो फिर ये देता क्या है? इट गिव्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये हाईली स्टेबल होता है। अब हाईली स्टेबल कैसा है? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह है नहीं, घूमता है फिर रहा है इधर उधर, तो हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है नहीं अल्केन अल्कीन अल्काइन से, है ना, तभी तो इसको एरोमेटिक में रखा गया ना। अगर सेम होता तो फिर हम लोग उसमें रख देते हैं। अभी दो टाइप का आपको बताया था, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिफेटिक, तो एलिफेटिक के अंदर इसको रख देते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो ये 5 जो पॉइंट थे वो माइकल फ्राइडे ने बताया था, किसके बारे में? बेंजीन के बारे में। ठीक है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भी अभी खोजी जा रही थी, क्योंकि पूरा ये इंफॉर्मेशन नहीं था बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अगस्त कैकुले। अगस्त कैकुले। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये बेंजीन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, थक करके ये अपने घर गए। घर जाने के बाद ये रेस्ट कर रहे थे, तो रेस्ट करते करते इन्होंने ये देखा कि इनके आगे लाइक चिमनी टाइप का जल रहा था, तो उन्होंने देखा कि जो चिंगारियां निकल रही हैं, तो उनको इन्होंने एज्यूम कर लिया कि वो एटम है। तो चिंगारियां में क्या हुआ कि एक चिंगारी से दो चिंगारी वो मतलब कि अटैच होते हुए निकल रही थी। तो उनको फिर उन्होंने ये सोचा कि लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग बचपन में नोकिया का जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आता था, स्नेक गेम होता था, स्नेक वाला गेम होता था। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो फूड लेता था तो वो लंबी चली जाती थी, लंबी चली जाती थी, बट वो एंड कब होता था? जब वो अपने टेल पे टच कर जाती थी तो एंड हो जाता था। तो अगस्ता कैकुले ने बोला कि जो बेंजीन रिंग, मतलब देखो ये कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, बट उनका सोच था, उन्होंने जो सपना देखा बस उसी के ऊपर उन्होंने बता दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जैसे माइकल फ्राइडे ने बोला था ना C6H6 होता है, C6H6 होता है, तो ये साइक्लिक के रूप में दिखेगा कैसे? तो ऐसे दिखेगा C मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ तो यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया गया, क्या किया गया है कि अगर मान लीजिए ये जो डबल बॉन्ड आपने अल्टरनेट पोजीशन पे बोला, तो एक तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ अगर मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाया, तो ये फंक्शनल ग्रुप अभी देखिए किसके अंदर आ रहा है? डबल बॉन्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये डायग्राम ए, और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो अल्टरनेट पोजीशन पे लगाया है ना। अब ये मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप अब सिंगल बॉन्ड के बीच बीच मतलब ये दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। पहले क्या आ रहा था? डबल बॉन्ड आ रहा था, अब सिंगल बॉन्ड आ रहा था। तो कौन से स्ट्रक्चर को हम सही माने, है ना, कौन से स्ट्रक्चर को हम सही बोले? तो फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ये जो आपका ये जो है ना डबल बॉन्ड, ये क्या कर रहा है, ये डीलोकलाइज कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये, जो क्योंकि देखो इसको तो पाई बोलते हैं ना, इसको पाई, इसको सिग्मा, इसको पाई, इसको सिग्मा, इसको पाई। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस कारण हम इसको ऐसे लिख देंगे।
तो ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, आप कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। लिखने पे मैंने क्या बोला अभी आपको कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने बता दी, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इज नॉट फिक्स्ड, डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा या ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा, ठीक है। बट अगस्त कैकुले ने क्या नहीं कर पाए, he fails to explain why pi electron is delocalized, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बता तो दिया कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग चलिए आइए देखते हैं कि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है। तो वो हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड रेजोनेंस के हेल्प से, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड रेजोनेंस के हेल्प से देखेंगे कि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को लिखना पड़ेगा इसमें, presence of double bond each carbon in benzene is sp2 hybridized, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, presence of double bond in each carbon in benzene is sp2 hybridized। तो अगर ये sp2 hybridized हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि each carbon must have one unhybridized p ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि ईच कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा हमारा वो sp2 सिग्मा बॉन्ड होगा, ये तो पता ही, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए दो तरीके का स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ जो कि अभी मैंने अगस्ता कैकुले ने नहीं बता पाया था। तो ये देखिए यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लगा दिया मैंने, ठीक है। और एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अब हमें ओवरलैप कराना है, ठीक है। तो सबसे नंबरिंग कर लो कार्बन का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक। तो ओवरलैप जो करा रहे हैं कार्बन 1 का कार्बन 2 के साथ करा रहे हैं, ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बन 3 का कार्बन 4 के साथ ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कार्बन 6 का कार्बन 5 के साथ ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ओवरलैप जो करवा रहा हूँ मैं C1 का C2 के साथ, C3 का C4 के साथ, C5 का C6 के साथ ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल,
ठीक है, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने। इस बार ओवरलैप जो हम लोग करवाएंगे यहाँ पे, पहले कार्बन नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार जो ओवरलैप करवा रहे हैं हम लोग वो 2 का 3 के साथ, 1 का 6 के साथ और 5 का 4 के साथ। ओवरलैप जो हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है C2 का C3 के साथ, C4 का C5 के साथ एंड C6 का C1 के साथ। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ओवरलैप करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे भी अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ओवरलैप क्यों कर जा रहा है, वाई ये ओवरलैप कर जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है 139 पिकोमीटर, तो काफी कम होता है, जिसके कारण ओवरलैप पॉसिबल है। मतलब आप बोल सकते हो कि वेरी वेरी लेस बॉन्ड लेंथ होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप इज पॉसिबल। तो ये भी एक रीजन है ओवरलैप होने का। और जब ये हो गया तो हमें पता चल गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे फ्रॉम सोडियम बेंजोनोइट। फ्रॉम सोडियम बेंजोनोइट, ठीक है, तो फ्रॉम सोडियम बेंजोनाइट सबसे पहले आप सोडियम बेंजोनाइट का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, और स्ट्रक्चर, फार्मूला नहीं स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये, तो यहाँ पे लगा दिया COONA, ठीक है, प्लस अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग NaOH और CaO के प्रेजेंस में। तो अब जरा ध्यान से देखना कि बेंजीन के पास ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, और बाकी ये जो है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन वहां पे गया तो हमें एक बेंजीन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, और प्लस Na कितना है, 2Na है, तो Na2CO3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो CO3 हो गया। ठीक है, ये हमें बेंजीन मिल गई। क्लियर। सेकेंड जो है हमारा फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल हम लोग कैसे बेंजीन लाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फिनॉल का, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Zn डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, तो जैसे इसको रिएक्ट कराए हम लोग, जैसे रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन चला जाएगा बेंजीन के साथ और O चला जाएगा Zn के साथ। तो ये हो गया आपका जो भी आपका H इसके साथ चला गया और ZnO हो गया, दैट इज बेंजीन। ठीक है, चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड है हमारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले स्ट्रक्चर देख ले, क्लोरोबेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे Cl लग गया, ठीक है, प्लस 2H, किसके प्रेजेंस में, निकल अल्युमिनियम एलॉय
एंड NaOH। तो यहाँ पे NaOH क्या काम करेगा, यूज एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और ये आपका जो है हाइड्रोजनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक H जो है वो टूट करके किसके साथ चला जाएगा, इस बेंजीन के साथ चला जाएगा, और ये H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, तो हमें बेंजीन और HCl दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया बेंजीन और ये H इसके साथ चला जाएगा तो HCl हो गया। क्लियर है। चलो फोर्थ देखेंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये हो गया आपका SO3H। अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो हम लोग वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग के लिए, आप लोग को आसान बना दूं, ठीक है। ये आपका वाटर हो गया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको, ठीक है। 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर। तो देखिए क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, बेंजीन के पास चला जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो बचा है दैट इज H2SO4 मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ वाला जो कि एसिटिलीन से हम लोग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, CH 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 एंड CH, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। अगर मैंने इसको रेड हॉट ट्यूब के साथ रिएक्ट कराया है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, ठीक है, 873 केल्विन पे, तो क्या होगा कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर। इसका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर। इसका डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर। तो हमें क्या बेंजीन मिल जाएगा, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, देखिए इसका यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है उधर चला गया, है ना। फिर इसका डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर। इसका डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर। तो जब इसका डबल बॉन्ड इधर चला गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, इसका डबल बॉन्ड इधर चला गया तो सिंगल बॉन्ड बचा। क्लियर है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, बेंजीन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करा है कि आप लोग को काफी इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट करना। फिर से अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक का या उस डाउट्स का एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।